हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 146। आरोही को पता चला एक का सच और जिया और आरोही की जान खतरे में। आदित्य रेडी होने चेंजिंग रूम में चला जाता है। जिया नीचे आती है तो आरोही उसका पल्लू पकड़े उसके पीछे पीछे घूमती रहती है। जिया पंडित जी की हेल्प करने लगती है। पंडित जी जो जो चीजें बता रहे थे जिया उन्हें सब लाकर दे रही थी। वो पीछे मुड़कर आरोही को देखती जो उसका पल्लू छोड़ ही नहीं रही थी। जहां जिया जाती आरोही उसके पीछे पीछे चलती रहती है। उसे जिया के पीछे चलने में बहुत मजा आ रहा था। जिया उसे कुछ नहीं बोलती है। पंडित जी ने सभी चीजें रखवा ली थी और वो सारी तैयारियां करने लगे थे। जिया को याद आता है, वो खुद से ही बोलती है, अरे मिस्टी रेडी हुई कि नहीं अभी तक? मैं देख लेती हूँ। वो मिस्टी के रूम में जाती है। वहाँ दो लड़कियां मिस्टी को रेडी कर रही थी। मिस्टी लगभग तैयार हो चुकी थी। पिंक कलर के ब्राइडल लहंगे में मिस्टी अच्छी लग रही थी। जिया मिस्टी के पास आकर उसे देखते हुए बोलती है, बहुत प्यारी लग रही हो मिस्टी। मिस्टी स्माइल कर देती है। जिया उन लड़कियों से पूछती है, अभी कितना टाइम लगेगा मिस्टी को रेडी करने में? तो पार्लर वाली लड़की उसे बोलती है, मैम ऑलमोस्ट सब हो चुका है, बस कुछ देर और फिर मैम पूरी तरह रेडी मिलेंगी। तभी एक दूसरी लड़की उन लोगों के पास आकर बोलती है, मैम चुनरी तो मुझे मिल ही नहीं रही है। तभी जिया उससे बोलती है, अरे लेकिन मैंने सारा सामान तो मिस्टी के रूम में ही रखवाया था, अचानक से कहाँ चली गई? मिस्टी उस लड़की से बोलती है, तुम प्लीज अच्छे से चेक करो। जिया मिस्टी से बोलती है, मिस्टी तुम परेशान मत हो, मैं देखती हूँ। जिया भी उस लड़की के साथ रूम में देखने लगती है लेकिन चुनरी नहीं मिलती है। मिस्टी उदास हो जाती है। तभी जिया उससे बोलती है, मिस्टी आज तुम्हारी शादी है, तुम ऐसा चेहरा बनाकर मत बैठो, रुको मैं कुछ करती हूँ। वो सोचने लगती है। तभी उसे कुछ याद आता है तो जिया मिस्टी से बोलती है, मिस्टी तुम रेडी हो, मैं तुम्हारी चुनरी लेकर आती हूँ। जिया की बात सुनकर मिस्टी उससे बोलती है, यार जिया तू अब चुनरी लेने जाएगी नहीं, रहने दे। तो जिया उससे बोलती है, मिस्टी आज तुम्हारा स्पेशल डे है न, तो कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए और मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अभी तो सभी रेडी ही हो रहे हैं न, मैं उतनी देर में चुनरी लेकर भी आ जाऊंगी। मिस्टी जिया को देखती है तो जिया उसे गले लगाते हुए बोलती है, सच में बस यूं गई और यूं आई। ठीक है आप लोग इसे रेडी कीजिए और हाँ मिस्टी प्रीति को बता देना जिससे वो बाहर पंडित जी के पास रुके जब तक मैं रिटर्न नहीं आ जाती। मैं चलती हूँ। जिया बाहर आती है तभी उसे कुछ याद आता है। वो जल्दी से ऊपर अपने रूम में जाती है। जिया अपनी अलमीरा से अपना पर्स लेती है और आसपास देखती है लेकिन आदित्य नहीं दिख रहा था। तो जिया खुद से बोलती है, अभी ये है नहीं यहाँ और बता कर नहीं जाऊंगी तो गुस्सा करेंगे। तभी जिया के दिमाग में कुछ आता है। वो एक कागज पर कुछ लिखकर बेड के साइड टेबल पर रख देती है और नीचे आ जाती है। वो बाहर जाने लगती है तभी उसका पल्लू खींचता है। वो देखती है आरोही उसका पल्लू पकड़कर खड़ी है। तो जिया स्माइल करते हुए उससे बोलती है, मेरे साथ चलना है? आरोही तुरंत हाँ में सर हिला देती है। तो जिया उसका हाथ पकड़कर बाहर आकर कार में बैठ जाती है और आरोही को भी अपने साथ बिठा लेती है। तभी जिया के दोनों बॉडीगार्ड्स आकर जिया से पूछते हैं, मैम आपको कहाँ जाना है? जिया उनसे बोलती है, वो मुझे मिस्टी के लिए चुनरी लेने जाना है, अगर आप चलना चाहते हैं तो चल सकते हैं। वो दोनों बॉडीगार्ड्स जिया के साथ वहां से चले जाते हैं। कुछ देर में जिया उस शोरूम में पहुंच जाती है। उसने वहां पहले ही बात कर ली थी। तो जिया दोनों गार्ड्स को कार में रुकने का बोलकर शोरूम के अंदर चली जाती है। वहां जाकर वो उनसे बोलती है, मैंने आपसे फोन पर बात की थी, आज मेरे घर में शादी है, आप मुझे जल्दी से वो चुनरी दे देंगे? वो आदमी मुस्कुराते हुए जिया से बोलता है, जी मैम थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं अभी किसी को वो चुनरी लाने को बोलता हूँ। जिया ओके बोलकर आरोही को लेकर वही रखे सोफे पर बैठ जाती है। आरोही जिया के फोन में कुछ देख रही थी। जिया उसे अलग अलग चीज दिखा रही थी। तभी जिया को नजर सामने लगे बड़े से मिरर पर पड़ती है। जिया उसमें देखती है एक आदमी जिया और आरोही को बार बार देख रहा था। जिया उसे एक बार देखती है तो वो आदमी वहां से हट जाता है। जिया को थोड़ा अजीब लगता है।
लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है। तभी आरोही जिया से बोलती है, जियो आप मुझे कुछ बताने वाली थी ना। तभी जिया को याद आता है तो वो स्माइल करते हुए आरोही से बोलती है, हाँ बताना तो है और आपको पता है आप वो सुनकर बहुत खुश हो जाओगी। आरोही पहले ही एक्साइटेड होते हुए जिया से बोलती है, बताओ ना जियो, क्या सुनकर मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। तभी जिया आरोही का हाथ पकड़कर उससे बोलती है, वो आरू मेरे पतिदेव है ना, मतलब मिस्टर ए के। आरोही हाँ में सर हिला देती है तो जिया उसे बताती है, वो ना आपके बड़े भाई है। आरोही जिया से बोलती है, हाँ जियो ये तो मुझे पता है कि वो मेरे बड़े भाई है। तभी जिया उससे बोलती है, अरे आरू वो आपके आदि भाई है, मतलब आपके आरव भाई से बड़े वाले आदि भाई है। आरोही जिया की बात सुनते ही सोफे से कूदकर नीचे खड़े होते हुए उससे बोलती है, क्या आदि भाई। जिया हाँ में सर हिला देती है। तभी आरोही जिया के गले लगते हुए बोलती है, वाओ जियो आदि भाई कितने बड़े हैं, कितने हैंडसम हैं न, और वो इतने टाइम से हमारे साथ है, लेकिन उन्होंने हमें क्यों नहीं बताया कि वो आदि भाई है। तो जिया उससे बोलती है, आरू शायद इसकी कोई बहुत बड़ी वजह है, इसलिए तो आप अब से उन्हें आदि भाई बुलाना ओके। आरोही खुश होकर जल्दी से हाँ जियो बोल देती है। कुछ देर में एक लड़की आकर जिया को एक बैग देती है। जिया उस बैग में देखती है, उसमें बिल्कुल वैसी ही चुनरी थी जैसी मिस्टी ने पसंद की थी। वो उससे बोलती है, थैंक्स मुझे यही चाहिए था। वो आदमी जिया से हाथ जोड़ते हुए बोलते हैं, मैम आप थैंक यू मत बोलिए, ये तो हमारा फर्ज है, और ये तो देखिए समय अच्छा था कि ये चुनरी अभी हमारे पास थी। जिया उन्हें अपनी पर्स से पैसे देती है और आरोही का हाथ पकड़कर वहां से निकल जाती है। जिया आरोही को लेकर बाहर आती है, तभी उसकी सामने अपनी कार पर जाती है। उसे थोड़ा अजीब लगता है। जिया पास में आकर देखती है तो वो शॉक्ड हो जाती है। उसके कदम पीछे हो जाते हैं। तभी आरोही जिया का हाथ हिलाते हुए बोलती है, जियो क्या हुआ। जिया आरोही को देखती है, फिर सामने कार की फ्रंट सीट पर देखती है। दोनों बॉडीगार्ड्स के सीने में गोली लगी थी, दोनों ही मर चुके थे। जिया उनकी हालत देखकर डर जाती है, लेकिन तभी वो खुद को संभालते हुए आरोही का हाथ जोर से पकड़ती है और आसपास देखती है। कुछ दूर पर उसे कुछ लोग और गाड़ियां खड़ी दिखती है। जिया आरोही से बोलती है, आरू बच्चे जल्दी चलो। आरोही जिया का हाथ पकड़कर जल्दी जल्दी चलने लगती है। जिया को वो रास्ते क्लियर पता नहीं थे, क्योंकि ये शोरूम मिस्टी ने अपनी शॉपिंग के लिए सर्च किया था और उन लोगों ने ड्राइवर को यहाँ तक लाने को बोल दिया था। जिया को जो रास्ते समझ में आ रहे थे वो उन्हीं रास्तों से आरोही को लेकर जा रही थी। वो पीछे मुड़कर देखती है तो कुछ आदमी मुंह पर मास्क लगाए उसका पीछा कर रहे हैं। जिया डर जाती है। वो आरोही को लेकर दौड़ने लगती है। तभी आरोही उससे बोलती है, जियो क्या हुआ, हम ऐसे क्यों जा रहे हैं, प्लीज बताओ ना। जिया आरोही से कुछ नहीं बोलती है। वो अनजान रास्तों से दौड़ते हुए मार्केट से बाहर एक खाली जगह पर आ गई थी। वो लोग आरोही और जिया को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगे थे। तभी सामने देखकर जिया के कदम रुक जाते हैं, क्योंकि कुछ दूरी पर आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। वहां से आगे जंगल और पहाड़ियां स्टार्ट हो गई थी। आरोही भी डर गई थी। जिया पीछे देखती है तो वो सभी आदमी वहां आ गए थे। वो गाड़ियां भी आकर वहां पर रुक जाती है। जिया पीछे होकर आरोही को अपने पीछे छुपा लेती है। आरोही जिया के लिपटकर सामने उन गुंडों को देखती है। तभी जिया उन लोगों से बोलती है, कौन हो तुम लोग, और हमें जाने दो। वो सभी आदमी हंसते हुए जिया से बोलते हैं, शाला तुझे पकड़ने के लिए इतनी दौड़ लगाई है और तुझे जाने दे। जिया कुछ बोलती तभी उस कार से दो आदमी बाहर निकलते हैं। वो दोनों अभिषेक जी और वो आहूजा था। वो दोनों सामने खड़ी जिया को देखकर हंसने लगते हैं। वही जिया अभिषेक जी को उन लोगों के साथ देखकर शॉक्ड हो जाती है। तभी आरोही भी अभिषेक जी को देखती है तो वो दूर से ही बोलती है, डैड। अभिषेक जी जैसे ही आरोही की आवाज सुनते हैं वो उस तरफ देखते हैं। जिया तुरंत आरोही को अपने पीछे छुपा लेती है। ये देखकर अभिषेक जी अपनी गन जिया की तरफ तान देते हैं। स्वर्ण मेंशन। मिस्टी जिया के आने का इंतजार कर रही थी। तभी प्रीति उसके रूम में आते हुए उससे बोलती है, मिस्टी ये तेरी चुनरी मेरे रूम में थी। मिस्टी जैसे ही वो चुनरी देखती है वो खुश हो जाती है। तभी वो पार्लर वाली लड़की बोलती है,
लो चुनरी तो घर में ही थी और हम लोग उसे सिर्फ यही ढूंढ रहे थे। जिया मैम को भी बिना वजह उतनी दूर जाना पड़ा। मिस्टी भी हाँ में सर हिला देती है। तभी प्रीति उन सभी से पूछती है, आई जिया को उतनी दूर जाना पड़ा? कहाँ गई है जिया? तो मिस्टी उसे बोलती है, वो यार चुनरी मिल नहीं रही थी तो जिया ने उस शोरूम में बात की। उन लोगों ने कहा कि उनके पास सेम वैसी एक और चुनरी है तो जिया वही लेने गई है। प्रीति कुछ सोचती है, तभी उसे कुछ याद आता है तो वो उन लोगों से बोलती है, तुमने उसे अकेले क्यों जाने दिया किसी को? अरे मुझे बताते तो मैं उसके साथ तो चली जाती ना। मिस्टी उससे बोलती है, सॉरी यार लेकिन दिमाग में ही नहीं आई ये बात। तभी प्रीति उससे बोलती है, अच्छा ठीक है अब मुझे बताओ कि उसे गए कितना टाइम हो गया और अभी तक वो आई क्यों नहीं है? तभी मिस्टी उसे बोलती है, उसे गए हुए तो काफी टाइम हो गया है प्रीति, और मैं उसे फोन लगा रही हूँ तो वो फोन भी नहीं उठा रही है, शायद आ रही होगी। प्रीति ठीक है बोलकर रूम से बाहर आ जाती है। तभी उसके दिमाग में कुछ आता है, वो खुद से बोलती है, जीजू से पूछूं, शायद उनकी बात हुई हो जिया से कि वो कब तक आने वाली है, क्योंकि अभी पंडित जी दूल्हा और दुल्हन को बुलाने लगेंगे तो मैं अकेले सब कैसे हैंडल करूंगी। वही ऊपर आदित्य के रूम में आदित्य ने एक रेड व्हाइट कलर का सिल्क कुर्ता सेट पहना हुआ था। उसकी स्लीव आदित्य मिरर में देखते हुए मोड़ रहा था। तभी उसका फोन बजता है। आदित्य पहले फोन को इग्नोर करते हुए अपने बाल बनाने लगता है, लेकिन फिर वो फोन दोबारा बजता है तो आदित्य मिरर में अपने बाल सही करके फोन उठा लेता है। तभी उसे सामने की आवाज सुनकर गुस्सा आने लगता है, लेकिन तभी सामने से कुछ ऐसा बोला जाता है जिसे सुनते ही आदित्य शॉक्ड हो जाता है। एपिसोड 147, जिया की आरोही को सेफ रखने की कोशिश और एक गोली। आदित्य ने उस नंबर पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था तो वो आवाज सुनता है तो तुरंत अपने फोन में नंबर देखता है। उसका दिमाग खराब हो जाता है। तभी सामने से आहूजा हंसते हुए बोलता है, के आज तो तेरे घर में शादी है, लेकिन अफसोस आज तेरी प्यारी बीवी उस शादी में शामिल नहीं हो पाएगी। ये सुनकर आदित्य शॉक्ड हो जाता है। तभी आहूजा उससे बोलता है, क्योंकि आज मैं उसे तुझसे बहुत दूर भेज रहा हूँ, बेचारी बहुत सुंदर है और डरी हुई तो और भी खूबसूरत लग रही है। तभी वो गुस्से में बोलता है, तूने मेरे बेटे को इतने दिनों में नर्क दिखाया है ना, तो आज देख, आज तेरी बीवी को भी मैं वही दिखाऊंगा जिससे तुझे पता चले कि मेरे बेटे ने कितना दर्द सहा होगा। आदित्य परेशान हो गया था, लेकिन वो गुस्से में उससे बोलता है, आहूजा अगर मेरी बीवी को तूने छुआ भी तो मैं तुझे मार दूंगा, इसलिए पहले ये सोच लेना तो। तभी आहूजा हंसते हुए आदित्य से बोलता है, अगर तू अपनी बीवी को आखिरी बार देखना चाहता है तो ठीक है, उसे याद कर ले क्योंकि वो अभी मरने वाली है। इतना बोलकर आहूजा हंसते हुए फोन काट देता है। आदित्य का दिमाग बुरी तरह से खराब हो चुका था। वो गुस्से में ऑफिस एरिया में जाकर अपनी गन ले लेता है और गुस्से में रूम से बाहर आते हुए तेज आवाज में बोलता है, रोहन। रोहन जो अपने रूम में रेडी हो रहा था वो तुरंत बाहर आता है। वही आदित्य की आवाज सुनकर सभी बाहर आ जाते हैं। तभी प्रीति आदित्य को सामने ही मिल जाती है तो आदित्य उससे बोलता है, बीवी कहाँ गई है? आदित्य की आवाज सुनकर प्रीति कांप जाती है, लेकिन तभी वो डरते हुए बोलती है, वो मिस्टी की चुनरी लेने उस शोरूम पर गई है जहां हम शॉपिंग के लिए गए थे। तभी रोहन बाहर आता है तो आदित्य उससे बोलता है, बीवी का फोन चेक करो कहाँ है और मुझे लोकेशन भेजो जल्दी। रोहन ओके बॉस बोलकर अंदर चला जाता है। तभी वो अपनी गन लेकर बाहर आता है और उससे बोलता है, बॉस मैं भी आ रहा हूँ। तभी आरव भी दोनों से बोलता है, मैं भी चलूंगा। तीनों वहां से निकल जाते हैं। रोहन ने अपनी टीम के उस लड़के को जिया की लोकेशन सर्च करने को बोल दिया था। वही स्वर्ण मेंशन में पंडित जी, मिस्टी, प्रीति और वो तीनों लड़कियां शॉक्ड होकर खड़ी थी। तभी मिस्टी प्रीति का हाथ पकड़ते हुए प्रीति से बोलती है, प्रीति क्या हुआ होगा, सब ठीक होगा ना? जिया ठीक होगी ना? प्रीति आरोही के हाथ पर अपनी पकड़ कसते हुए बोलती है, पता नहीं मिस्टी, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तुम लोगों को उसे बाहर जाने ही नहीं देना चाहिए था। मिस्टी और प्रीति भी किसी अनहोनी का सोच सोच कर घबरा रही थी।
वही दूसरी तरफ आरोही जैसे ही अभिषेक जी को देखती है वो उन्हें आवाज देने वाली होती है, तभी जिया आरोही के मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप रहने को बोलती है। आरोही जिया के पीछे छुपकर चुप हो जाती है। वही ये अभिषेक जी देख लेते हैं, तभी जिया उनसे बोलती है, अंकल आप लोग ये सब क्यों कर रहे हैं, मैंने क्या बिगाड़ा है आप लोगों का। उसकी बात सुनकर अभिषेक जी जिया से बोलते हैं, तुम ये सवाल पूछ रही हो, अरे तुमने और तुम्हारे उस पति ने मेरे हर काम को खराब करने का सोच रखा है न, तो अगर आज तुम इस दुनिया से चली भी जाओगी तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ लेकिन तुम्हारे उस पति को बहुत फर्क पड़ेगा। उसे लगता है वो बहुत चालाक है, मेरे कामों को खराब करके अपना नाम भी नहीं आने देता है, लेकिन अब उसे सब पता चलेगा। आहूजा और अभिषेक जी जिया का डर देखकर हंसने लगते हैं। जिया जंगल देखती है तो उसके दिमाग में कुछ आता है, वो आरोही का हाथ जोर से पकड़ती है और उस तरफ जाने लगती है। तभी एक आदमी जिया के पैरों पर गोली चला देता है, जिससे जिया के एक पैर को गोली छूकर निकल जाती है। जिया की एक चीख निकल जाती है। जिया वही गिर जाती है, उसके पैर से खून बहने लगा था। आरोही जिया के पैर में खून देखकर रोने लगती है। जिया उसे देखती है तो मुस्कुराते हुए उससे बोलती है, बच्चे मत रो, कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं ठीक हूँ। वो आरोही को गले लगा लेती है। तभी आरोही रोते हुए जिया से बोलती है, जियो आपके पैर से खून आ रहा है, आपको चोट लग गई। जिया कुछ बोलती उससे पहले ही आहूजा जिया के पास आकर उसका बाल पकड़ते हुए उससे बोलता है, तू ही वो है ना जिसकी वजह से तेरे उस पति ने मेरे बेटे का ऐसा हाल बना दिया कि वो खुद को नहीं पहचान रहा है। जिया को दर्द होने लगता है, वो अपने बाल आहूजा से छुड़ाते हुए बोलती है, मैंने कहा मुझे छोड़ो, वरना मेरे पति अगर यहाँ आ गए तो तेरा भी वही हाल होगा जो तेरे बेटे का हुआ है, समझा। जिया की इतनी तेज आवाज सुनकर आहूजा का दिमाग खराब हो जाता है। वो जिया के माथे पर बंदूक को दबाते हुए बोलता है, तेरे तेवर भी काम नहीं है। तभी आरोही जिया से लिपटते हुए आहूजा से रोते हुए बोलती है, अंकल प्लीज हटो ना, मेरी जीऊ को दर्द हो रहा है, आपकी वजह से जीऊ के पैरों से खून बह रहा है, आप गंदे हो। आहूजा आरोही को छूने जाता है, उससे पहले ही जिया आरोही को अपने हाथों के घेरे में लेते हुए उसे अपने आंचल से ढक लेती है। ये देखकर आहूजा जोर जोर से हंसने लगता है तो जिया उसे गुस्से में घूरते हुए बोलती है, बेटी है मेरी, इसे हाथ भी मत लगाना, वरना तुम लोगों का अंजाम बहुत बुरा होगा। तभी अभिषेक जी वहां आकर जिया के उस पैर को अपने पैर से दबा देते हैं जिसमें जिया को गोली लगी थी। जिया की फिर से एक चीख निकल जाती है। जिया की आंखों से आंसू बहने लगे थे। तभी वो अभिषेक जी को देखते हुए बोलती है, अंकल आरू तो आपकी बेटी है ना, फिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तभी अभिषेक जी अपने दांत पीसते हुए बोलते हैं, मेरी बेटी, अरे कौन सी बेटी, वो जिसे मैं चाहता ही नहीं था कि इस दुनिया में आए, लेकिन मेरी बीवी का अपने आदित्य के लिए प्यार इसे इस दुनिया में ले आया, और जब से ये आई तब से तू ही इसकी माँ बनकर बैठी है, तो ये मेरी बेटी तो नहीं हुई ना। वो जिया को अजीब नजरों से देख रहे थे, वही जिया उनकी बात सुनकर शॉक थी। कार में आदित्य कार को सीट पर जोर से मारते हुए रोहन से बोलता है, रोहन कुछ पता चला या तुम सब किसी काम के नहीं हो। तभी रोहन अपने फोन में देखते हुए उससे बोलता है, ये इस बॉस पता चल गया, वो शोरूम पहाड़ी के पास है, आई भाभी को आखिरी लोकेशन शोरूम के पास ही बता रही है। तभी वो लोग वहां पहुंच जाते हैं। आदित्य तुरंत उस शोरूम के अंदर जाता है तो उसके पीछे इतने गार्ड्स को देखकर वहां सभी डर जाते हैं। तभी आरव एक आदमी को जिया की फोटो दिखाते हुए बोलता है, ये यहाँ आई थी क्या। वो वही आदमी था जिसने जिया को वो चुनरी दी थी। वो तुरंत बोलता है, हाँ ये वही मैम है जो चुनरी लेने आई थी, इन्होंने पहले ही कॉल करके हमें बता दिया था। तभी आरव गुस्से में उससे बोलता है, ये यहाँ है क्या, सिर्फ ये बताओ। वो आदमी डर जाता है। तभी वो बोलता है, हाँ ये मैम आई थी और चुनरी लेकर कुछ देर में चली गई थी। इतना सुनते ही आदित्य और आरव बाहर आ जाते हैं। तभी रोहन उन्हें सामने जिया की कार में उसके दोनों बॉडीगार्ड्स को मरे हुए देखता है। तभी आदित्य जल्दी से कार में आकर बैठकर उसे दूसरी तरफ मोड़ देता है। उसे देखते ही रोहन और आरव भी आकर कार में बैठ जाता है। आदित्य इतनी तेज कार चला रहा था कि आरव भी एक बार को डर जा रहा था।
वही पहाड़ी पर जिया उठ भी नहीं पा रही थी, तभी एक आदमी आकर आहूजा को फोन देता है। उसमें विक्रांत का वीडियो कॉल चल रहा था। आहूजा हंसते हुए उससे बोलता है, बेटा देख, तेरा बदला मैं आज पूरा कर रहा हूँ, आज ये लड़की मरेगी। जिया घबरा गई थी, लेकिन वो अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दे रही थी। वो एक आदमी को फोन देते हुए बोलता है, ये बंद नहीं होना चाहे, मेरा बेटा उसका बदला अपनी आंखों के सामने देखेगा। इतना बोलकर वो जिया पर बंदूक तान देता है। तभी जिया उससे बोलती है, तुम्हें मुझे मारना है ना तो ठीक है, मार दो, लेकिन प्लीज मेरी आरू को जाने दो, मेरी बच्ची डर रही है। आहूजा अभिषेक जी दोनों आरोही को देखते हैं। वो जिया के आंचल में उसके सीने से लगी डर से कांप रही थी। अभिषेक जी जिया के सामने एक पेपर और पेन फेंकते हुए बोलते हैं, ठीक है, मैं आरू को सुरक्षित छोड़कर आऊंगा, लेकिन तुम्हें इस पेपर पर साइन करना होगा। जिया वो पेपर्स देखती है, वो वही प्रॉपर्टी पेपर्स थे। जिया आरोही का मासूम सा आंसुओं से भरा चेहरा देखती है तो पेन लेकर उस पेपर पर साइन कर देती है। अभिषेक जी उस पेपर को उठाते हुए जिया से बोलते हैं, काश तुमने ये पहले ही कर दिया होता तो तुम्हारे साथ इतना सब होता ही नहीं जिया बेटा। जिया अभिषेक जी को नफरत की नजरों से देख रही थी। अभिषेक जी वापस आहूजा के पास आ जाते हैं। आहूजा अपनी बंदूक से उसे आरोही को हटाने का इशारा करता है। जिया के पैर से खून बहता ही जा रहा था। वो आरोही का चेहरा अपने हाथ में भरते हुए उसके माथे पर किस करके मुस्कुराते हुए उसे बोलती है, आरू बच्चे, आप इस दुनिया की सबसे अच्छी बेटी हो। मेरी आरू को उसकी जीव सबसे ज्यादा प्यार करती है ना, तो आप अपनी जीव मम्मा की बात मानोगी ना बेटा। आरोही रोते हुए जिया के गले लगते हुए बोलती है, नहीं जीव मम्मा, मुझे कुछ नहीं सुनना है। तो जिया भी रोने लगती है। वो आरोही से बोलती है, आरू आदि भाई के पास जाना है ना, आपके बड़े भाई आपसे बहुत प्यार करते हैं और घर पर मिस्टी दीदी की शादी भी है, तो वहां जाओ आरू। जिया आरोही को जबरदस्ती अपनी गोद से उठा देती है। आरोही को एक आदमी पकड़ने लगता है तो जिया उससे बोलती है, मेरी आरू को जाने दो प्लीज। उस आदमी ने आरोही का एक हाथ पकड़ा हुआ था। आरोही उसके हाथ पर मारते हुए रो रही थी। जिया उसे देखकर रोने लगती है। तभी आहूजा अपनी बंदूक से जिया के ऊपर निशाना लगाते हुए बोलता है, अब मरने के लिए तैयार हो जा लड़की। जिया के चेहरे पर दर्द दिख रहा था। ये देखकर अभिषेक जी भी हंसने लगते हैं। जिया अपनी आंखें बंद करके आदित्य के साथ बिताए हुए वो सभी मोमेंट याद करने लगती है जिसमें आदित्य का और उसका साथ था। उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। तभी वो उस आदमी के पास खुद को छोड़ने के लिए बोलती हुई आरोही को देखती है, जो जिया के पास आने के लिए रो रही थी। आरोही की आंखों से आंसू गिरे जा रहे थे। जिया की भी आंखों से आंसू गिर जाते हैं। तभी गोली चलने की आवाज से चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। उस गोली से कंगाल में जितने पंछी पेड़ों पर बैठे थे वो अचानक से उड़ जाते हैं। वही आदित्य, आरव और रोहन तीनों वहां पहुंच चुके थे, लेकिन गोली की आवाज सुनते ही उनके कदम भी रुक जाते हैं। वो तीनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। एपिसोड 148, जिया और आरोही की मौत। आदित्य, रोहन और आरव तीनों पहाड़ी पर पहुंच चुके थे। गोली की आवाज सुनते ही तीनों वहीं रुक जाते हैं, लेकिन तभी वो तीनों उस तरफ भागते हैं। वो तीनों जैसे ही वहां पहुंचते हैं उनकी नजर सामने जाती है। सामने देखते ही तीनों शॉक्ड हो जाते हैं। तीनों के कदम वहीं रुक जाते हैं। वही आरव और रोहन की आंखों में आंसू आ गए थे। सामने जिया शॉक्ड होकर खामोश बैठी अपने सीने से लिपटी आरोही को पकड़ी हुई थी। उसकी पलकें तक नहीं झपक रही थी। वही आरोही जिया के गले लगी आंखें बंद की हुई थी। आरोही की पीठ पर गोली लगी हुई थी और जिया के हाथ उसी जगह पर थे। जिया की गोद और आरोही की पीठ दोनों खून से लाल हुई थी। आदित्य शॉक्ड होकर जिया को तो कभी आरोही को देख रहा था। जिया का मेकअप, उसकी शादी, सब कुछ गंदा हो चुका था। वही आरोही भी पूरी मिट्टी और खून से रंगी हुई थी। अभी तक आहूजा और अभिषेक जी ने उन तीनों को नहीं देखा था। तभी आहूजा जिया पर दोबारा से गोली चलाने जाता है। जिया तो सदमे में चली गई थी, उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। आहूजा गोली चलाता उससे पहले ही रोहन उसके हाथ पर गोली चला देता है। आहूजा के हाथ से बंदूक छूट जाती है। वो दर्द से चिल्ला देता है। वो दोनों पीछे देखते हैं तो दोनों ही डर जाते हैं।
आहूजा के सारे आदमी उन लोगों पर गोलियां चलाने लगते हैं। तभी रोहन, आरव और आदित्य के गार्ड सभी उन आदमियों को मारने लगते हैं। अपने आदमियों को मरता देख अभिषेक जी जाकर छुप जाते हैं। आहूजा वही खड़ा था। आदित्य सीधे जिया के सामने आ जाता है। वो जिया को देखता है। वो बेसुध सी आरोही को अपने सीने से लगाए बैठी थी। आदित्य जिया के हाथ पर हाथ रखता है। तभी जिया आदित्य को देखती है। वो उसे देखते ही जोर से चिल्लाने लगती है, नहीं मेरी बच्ची। वो आरोही को अपनी गोद में उसका चेहरा देखते हुए उसे बोलती है, बच्चे प्लीज उठो, आपकी मम्मा मर जाएगी आरो। आदित्य की आंख में आंसू आ चुके थे। वो आरोही को लेने लगता है। तभी आरोही अपनी आंख खोलते हुए मुस्कुराकर धीरे से बोलती है, आदि भाई। आदित्य आरोही के मुंह से अपना नाम सुनता है। उसकी आंखों से आंसू बाहर आ जाते हैं। तभी आदित्य आरोही को अपनी गोद में लेते हुए बोलता है, डॉल को हॉस्पिटल लेकर चलना होगा, बीवी डॉल को कुछ नहीं होगा। आदित्य आरोही को उठाता उससे पहले ही आरोही जिया की गोद में अपनी आंख बंद कर लेती है। उसे देखते ही आदित्य के हाथ रुक जाते हैं। तभी जिया आदित्य से बोलती है, आदित्य चलो, मेरी बच्ची को हॉस्पिटल लेकर चलना है, चलो ना प्लीज। आदित्य कुछ नहीं बोलता है। तभी जिया आरोही को देखती है। आरोही की आंखें बंद हो चुकी थी। जिया आरोही से बोलती है, बच्चे चलो, आपके भाई आपको हॉस्पिटल लेकर चलेंगे, उठो। आरोही को हिलता न देखकर जिया धीरे से अपने हाथ देखती है। आरोही की सांसें रुक चुकी थी। जिया के हाथ आरोही के खून से सने हुए थे। आदित्य जिया को देखता है। तभी जिया उससे बोलती है, मेरी बच्ची कुछ बोल नहीं रही है आदित्य, इसे उठाओ ना। ये मेरे पास आने की वजह से चुप हो गई। आदित्य, मैंने मेरी बच्ची को मार दिया। आदित्य कुछ बोलता तभी आहूजा फिर से एक गोली चलाता है। लेकिन आदित्य जिया को हटा लेता है। जिया पागलों जैसे अपने हाथ में लगे खून को देखते हुए बोले जा रही थी। आदित्य का दिमाग बुरी तरह ठनक जाता है। वो सीधे आहूजा पर गोलियां चलाने लगता है। आहूजा को एक साथ 4 से 5 गोलियां लगती है, लेकिन उसके हाथ और पैर में, जिससे वो जिंदा था। तभी आदित्य जिया को देखता है। जिया खड़ी हो गई थी। वो अपने हाथ को देखते हुए धीरे धीरे पीछे जा रही थी। आदित्य पीछे देखते ही शॉक्ड हो जाता है। पीछे खाई थी। आदित्य जिया से बोलता है, बीवी स्टॉप, वापस आओ, मैंने कहा वापस आओ। तभी जिया सामने पड़ी आरोही को देखकर रोते हुए बोलती है, नहीं आदित्य, मैंने मेरी बच्ची को मार दिया। मेरी वजह से मेरी बच्ची मर गई। मैं अपनी बच्ची के बिना नहीं जी सकती। मैं उसे ऐसे नहीं देख पाऊंगी, मैं नहीं देख पाऊंगी। आदित्य गुस्से में जिया से चिल्लाते हुए बोलता है, बीवी मैंने कहा रुक जाओ। अगर तुमने अपने कदम पीछे बढ़ाए तो मैं सच में तुम्हें मार दूंगा। जिया के कदम रुक जाते हैं। वो एकदम किनारे पर थी। आदित्य चिल्लाते हुए जिया से बोलता है, डॉल तुम्हारी वजह से नहीं गई है बीवी। मैंने कहा मेरे पास वापस आओ। जिया रोते हुए नमे सर हिला देती है। आरव और रोहन भी ये सब देख रहे थे। आहूजा के सारे आदमी मारे जा चुके थे। आरव और रोहन जल्दी से वहां आते हैं। आरव नीचे बेसुध पड़ी आरोही को अपनी गोद में लेकर रोने लगता है। उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। रोहन भी रोने लगा था। आदित्य देखता है जिया आरव और उसकी गोद में आरोही को ही देख रही थी। जिया की लाल साड़ी पूरी मिट्टी में हो चुकी थी। उसका हाथ खून से सना हुआ था। वो आरोही को देखती है। आदित्य को लगा जिया वहां से आ रही है। तभी एक गोली आकर जिया को लगती है। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही जिया तुरंत पहाड़ी से नीचे गिर जाती है। ये देखते ही सभी शॉक्ड हो जाते हैं। आदित्य उसकी तरफ दौड़ाते हुए जोर से चिल्लाता है, जिया। आदित्य वहां देखता है जिया नीचे गिर चुकी थी। उसे वो कहीं नहीं दिखती। ये देखते ही रोहन और आरव सदमे में चले जाते हैं। वही आदित्य तो पागल ही हो गया था। वो उस जमीन पर अपने हाथ मारते हुए जिया का नाम चिल्ला रहा था। लेकिन जिया आदित्य की आवाज सुनने के लिए थी ही नहीं। वो जा चुकी थी। वही आरोही भी मर चुकी थी। आदित्य पागल हो चुका था। वही आरव, वो सिर्फ आरोही को गले लगाए रोए जा रहा था। पीछे आहूजा दर्द से तड़प रहा था। लेकिन न ही उसे मौत मिल रही थी और न ही उसे जिंदगी मिल रही थी। वही अभिषेक जी वहां से अब जंगल के बीच से भाग चुके थे। तभी रोहन अपने कुछ आदमियों को आहूजा को वहां से लेकर जाने को बोलता है। वो लोग जबरदस्ती आहूजा को उठाकर ले जाते हैं।
आदित्य वही बैठा नीचे देखता रहता है। वो बिल्कुल चुप बैठा था। रोहन आरव और आदित्य को देखता है। वो खुद रो रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी वो आरव से बोलता है, आरव चल, लिटिल डॉल को घर ले चलना होगा। आरव उसे देखता है और आरोही को पकड़कर फिर से रोने लगता है। रोहन उसे उठाता है तो आरव आरोही को गोद में उठाए आकर कार में बैठ जाता है। वो आरोही को लिए बैठा रो रहा था। उसके आंसू जिया और आरोही दोनों को खोने के लिए थे। रोहन आदित्य को देखता है। वो उसके पास आता उससे पहले ही आदित्य उसे जाने को बोल देता है। वो अपनी बंदूक लिए वही बैठा नीचे ही देख रहा था। वही रोहन आकर कार में बैठ जाता है और कार को स्वर्ण मैंशन की तरफ ले जाता है। स्वर्ण मैंशन। मिस्टी और प्रीति यहाँ वहाँ घूमते हुए सिर्फ परेशान हो रही थी। पार्लर वाली और पंडित जी जा चुके थे। तभी कार आकर मैंशन के बाहर रुकती है। प्रीति और मिस्टी दौड़ते हुए तुरंत बाहर आती है। लेकिन जैसे ही वो लोग आरव की गोद में आरोही को ऐसे देखती है, वो दोनों ही खुद को संभाल नहीं पाती है। मिस्टी तो वही बैठ जाती है। आरव बेसुध सा आरोही को लेकर अंदर आता है। उसे देखते ही प्रीति और मिस्टी रोने लगती है। वही आरव वो सिर्फ आरोही को देख रहा था। उसका भी पूरा कुर्ता लाल हो चुका था। तभी मिस्टी रोहन से बोलती है, रोहन जी जिया कहाँ है, प्लीज बताओ, और आरोही को क्या हुआ। रोहन भी रोने लगा था। वो अपनी आंसू छुपाते हुए मिस्टी से बोलता है, भाभी और लिटिल डॉल दोनों ही हमें छोड़कर चली गई। मिस्टी। ये सुनते ही मिस्टी रोहन से दूर हो जाती है। वो और प्रीति दोनों ही बिल्कुल सुन्न पड़ गई थी। वो दोनों ही सिर्फ रो रही थी। तभी मिस्टी खुद से बोलती है, ये सब मेरी वजह से हुआ। अगर मैं जिया को रोक लेती तो ये सब होता ही नहीं। मैंने उसे रोका क्यों नहीं। रोहन आरव प्रीति और मिस्टी सभी रो रहे थे। उधर आदित्य जिया जहां से गिरी थी वो चुप बैठा सीधे उसी जगह को देख रहा था। एक खाली घर। अभिषेक जी अपने हाथ पर मारते हुए इधर उधर घूम रहे थे। लेकिन तभी वो आहूजा की बड़ी सी काली कुर्सी पर बैठते हुए हंसने लगते हैं। वहां पर सभी आदमी सर झुकाकर उसे सैल्यूट करते हैं क्योंकि अब उन सब का राजा अभिषेक जी बन चुके थे। तभी अभिषेक जी खुद से बोलते हैं, अच्छा हुआ मैंने ही उस जिया को मार दिया, वरना वो आहूजा उससे कुछ नहीं होता। वो सिर्फ छोटे मोहरों को मार सकता था। लेकिन अब न ही वो जिया है और न ही आहूजा। अब इस कुर्सी पर मेरा राज है। अब मैं धीरे धीरे बहुत जल्द उस दुनिया पर राज करूंगा जहां पर सभी अपना सर झुकाते हैं। ये बोलकर अभिषेक जी खतरनाक तरीके से हंसने लगते हैं। अगला दिन। आरोही का अंतिम संस्कार आरव रोहन ने किया था क्योंकि आदित्य नहीं आया था। रात के समय सभी लोग चुपचाप बैठे हुए थे। तभी आदित्य मेंशन में आता है। उसे देखकर चारों ही डर जाते हैं। आदित्य के बाल बिखरे हुए थे। उसके हाथ में गन थी। उसके कपड़े भी मिट्टी में हो चुके थे। वो सीधे ऊपर अपने रूम में चला जाता है। चारों उसे जाते हुए देखते हैं लेकिन कोई भी कुछ बोलता नहीं है। तभी आदित्य सीढ़ियों पर रुकते हुए रोहन से बोलता है, रोहन आहूजा की कब्र तैयार करो। रोहन तुरंत ओके बॉस बोलकर खड़ा हो जाता है। तभी आरव रोहन से बोलता है, रोहन आहूजा जिंदा है। रोहन नफरत से बोलता है, वो अब तिल तिल कर मरेगा क्योंकि उसने बहुत बड़ी चोट दी है। लेकिन तभी आरव उससे बोलता है, रोहन जब आहूजा पहले ही अधमरा था तो जिया को गोली किसने मारी थी। ये बात अब तक रोहन के दिमाग में नहीं आई थी। लेकिन तभी उसका भी दिमाग उस तरफ जाता है। वो भी वही सोचने लगता है। वही आदित्य बाथरूम में शावर के नीचे खड़ा आरोही और जिया को याद कर रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ जिया का पहाड़ी से गिरना और आरोही को गोली लगना ही चल रहा था। आदित्य अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर दीवार पर मार देता है जिससे वो दीवार पूरी तरह चिटक जाती है। आदित्य बहुत देर तक उसी शावर के नीचे खड़ा रहता है। उसे वो पानी ठंडक नहीं दे रहे थे बल्कि उसकी बॉडी में गुस्सा और आग को बढ़ा रहे थे। वो कुछ देर में टॉवल पहले रूम में आता है। आदित्य जाकर चेंज करता है। तभी उसकी नज़र टेबल पर रखे उस पेपर पर जाती है जिसमें जिया की राइटिंग थी। आदित्य बेड पर बैठते हुए उस पेपर को लेकर पढ़ता है। उसमें जिया ने बाहर जाने से पहले आदित्य के लिए नोट लिखा था। जिया ने उसमें लिखा था, मेरे प्यारे पतिदेव मिस्टर आदित्य कपूर जी, मैं अभी बाहर जा रही हूँ। वो मुझे मिस्टी की चुनरी लाने हैं। वो खो गई है। आप जब तक रेडी होकर नीचे आएंगे उतनी देर में मैं रिटर्न आ जाऊंगी। और हाँ देखिए, मैं आपको एक बात तो बताना भूल ही गई।
आरू ने मुझे मम्मा कहा है। मतलब अब मैं आरू की सच में मम्मा हूँ, तो आरू ने मुझे इतना अच्छा सरप्राइज दिया है, इसलिए सॉरी। हाँ मिस्टर कपूर, लेकिन मैं उसे बताने वाली हूँ कि आप उसके आदी भाई हैं। आपको पता है, जब आप यूएसए में थे, आरू ने जिस दिन आपके बारे में सुना था, वो उसी दिन से आपसे मिलना चाहती थी। एपिसोड 149, एक का संकीपना। आदित्य बहुत ध्यान से जिया का नोट पढ़ रहा था। और मैं आरू को बताऊंगी तो देखना, वो बहुत खुश होगी, क्योंकि मैंने देखा है मेरी आरू अपने बड़े भाई से मिलना चाहती है, उनके साथ खेलना चाहती है। तो जब मैं घर आऊंगी तब आपकी बहन आपसे मिलेगी। तो मेरे टू कपूर, प्लीज अपनी डॉल को थोड़ा ज्यादा प्यार दिखाना। बाय बाय, मैं जा रही हूँ। आपकी प्यारी बीवी जिया। आदित्य कपूर। आदित्य वो लेटर पढ़ते ही उसे अपनी मुट्ठी में भर लेता है। तभी वो गुस्से में टेबल पर रखे लैंप को अपने हाथ से नीचे फेंक देता है और टेबल पर अपना हाथ मारते हुए चिल्लाने लगता है। आदित्य जिया और आरोही के जाने से पागल हो चुका था। वो चिल्लाते हुए वही जमीन पर बैठ जाता है। नीचे रोहन, आरव, प्रीति और मिस्टी जैसे ही आदित्य की इतनी तेज चिल्लाने की आवाजें सुनते हैं, मिस्टी और प्रीति फिर से रोने लगती है। आरव ऊपर जाने लगता है, तभी रोहन उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। आरव उसे देखता है तो रोहन उससे बोलता है, मत जाओ आरव, अभी तुम वहां जाओगे तो बॉस ये नहीं देखेंगे कि तुम आरव हो, प्लीज उन्हें अकेला रहने दो। आरव कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि उसने भी अपने दो सबसे प्यारे लोग खो दिए थे। उसने ही नहीं बल्कि पूरे स्वर्ण मैंशन ने अपनी दो खुशियां एक साथ खो दी थी। स्वर्ण मैंशन में सभी रो रहे थे, किसी ने कुछ भी काम को हाथ नहीं लगाया था, क्योंकि जब तक जिया किसी सर्वेंट को कुछ करने को नहीं बोलती थी, वो लोग किसी काम को करने के लिए आगे ही नहीं बढ़ते थे। किसी को नींद ही नहीं आती है, सभी को आंखों में सिर्फ आंसू थे। पूरा मेंशन मिस्टी और रोहन की शादी के लिए सजा था, लेकिन वो अब जिया और आरोही को खोने के गम में डूबा हुआ था। वही आदित्य चिल्लाते हुए अपने सामने रखी आरोही और जिया की मुस्कुराती हुई फोटो देखता है, तो उसे उठाते हुए बोलता है, तुम दोनों ने सोचा भी कैसे कि तुम दोनों मुझे छोड़कर जा सकती हो? तुम दोनों ने मेरी परमिशन भी लेना जरूरी नहीं समझा। तुम दोनों मुझे छोड़कर चली गई ना। अब देखो मैं क्या करता हूँ। ये आदित्य अब किसी को जीने लायक नहीं छोड़ेगा, कोई भी जिंदा नहीं रहेगा, समझे तुम दोनों? और तुम बीवी, तुम मेरा गुस्सा जानती हो, उसे सिर्फ तुम ही संभालना जानती हो, फिर भी मुझे गुस्सा दिला रही हो। अब देखो तुम मेरा गुस्सा, मैं क्या क्या करता हूँ अब। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, समझी तुम? मार दूंगा मैं सबको, सबको मार दूंगा। वो जिया और आरोही की फोटो को अपने सीने से लगाए बैठा रहता है। उसके हाथ से खून बह रहा था, क्योंकि टेबल पर मारने की वजह से उसके हाथ में चोट लग गई थी। अगला दिन। आज मेंशन में पूजा और घंटियों के बजने की आवाज नहीं थी, चारों तरफ सन्नाटा था, सभी लोग शांत थे। तभी रोहन बाहर आता है, उसने कुछ लोग बुलाए हुए थे। प्रीति, मिस्टी और आरव उसे देखते हैं तो रोहन उनसे बोलता है, अब इस मेंशन को सजे रहने की कोई जरूरत नहीं है, तो इसे हटाना ही सही है। वो उन लोगों को उसे साफ करने को बोलता है, तो वो लोग पूरे मेंशन से सारी डेकोरेशन हटा देते हैं। वहां हॉल में ही जिया और आरोही की दो अलग अलग बड़ी सी स्माइल करती हुई फोटो लगी थी, तो प्रीति और मिस्टी बेमन से उन पर माला लगाने लगती है। दोनों की आंखें ये करते हुए आंसुओं से भर गई थी। वो दोनों आरोही और जिया की फोटो पर माला चढ़ाकर उन्हें खड़ी होकर देखने लगती है। मिस्टी रोते हुए रोहन के गले लग जाती है। रोहन की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है। उसी समय आदित्य अपने रूम से नीचे आता है। उसका आज एक नया लुक था, उसने कोट सूट की जगह ब्लैक पैंट टी शर्ट के साथ ब्लैक जैकेट पहना हुआ था। उसके हाथ में गन थी। वो बिना किसी से कुछ बोले बाहर जाने लगता है, तभी अचानक से उसके कदम रुक जाते हैं। वो पीछे मुड़कर देखता है, आरोही के साथ साथ जिया की फोटो पर भी माला चढ़ी हुई है। आदित्य को गुस्सा आ जाता है, वो जल्दी से उस फोटो के पास गुस्से में चलते हुए आता है और जिया की फोटो पर से माला उतार कर नीचे फेंकते हुए चिल्लाकर बोलता है, किसकी इतनी हुई ये करने की? उसकी बात सुनकर प्रीति और मिस्टी डरकर अपने कदम पीछे ले लेती है। प्रीति तो जाकर आरव के पीछे खड़ी हो जाती है, वही मिस्टी वो रोहन का हाथ पकड़े कांप रही थी। आदित्य की आंखों में गुस्सा आग की तरफ सबको जला रहा था। तभी आदित्य फिर से बोलता है, मैंने पूछा ये किसने किया है? कोई कुछ बोलता उससे पहले ही एक नौकर आगे आते हुए बोलता है,
मैंने किया है बॉस। उसकी बात सुनते ही आदित्य उसके एक हाथ में गोली मार देता है। वो नौकर दर्द से चिल्लाने लगता है, उसके हाथ से खून बहने लगा था। ये देखकर प्रीति और मिस्टी दोनों बहुत ज्यादा डर जाती है। वही रोहन और आरव भी शॉक्ड रह जाते हैं। तभी आदित्य बोलता है, ये गलती दोबारा कभी मत करना। फिर सभी को देखते हुए बोलता है, इडियट्स। आदित्य वहां से बाहर आ जाता है और अपनी कार में बैठ जाता है। वो कुछ बोलता उससे पहले ही रोहन वहां आ जाता है। वो आदित्य के बिना कुछ बोले ही आकर कार में ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। आदित्य उसे घूर कर देखता है तो रोहन अपनी नजरें नीचे कर लेता है और कार स्टार्ट कर देता है। तभी वो बता है, वो बॉस, वो माला हमने लगाई थी, उस सर्वेंट ने नहीं। आदित्य रोहन को देखता है। रोहन ने अपना सर नीचे किया हुआ था लेकिन आदित्य उसे कुछ नहीं बोलता है। रोहन कार ड्राइव करने लगता है। वही स्वर्ण मैंशन में आदित्य के बाहर जाते ही मिस्टी, प्रीति और आरव तीनों उस नौकर के पास आते हैं। वो मैंशन के हेड सर्वेंट है। मिस्टी और प्रीति उनका हाथ देखकर रोने लगती है। तभी आरव डॉक्टर को कॉल करता है और उन्हें लाकर सोफे पर बिठाते हुए बोलता है, आपने झूठ क्यों बोला कि वो माला आपने चढ़ाई है? अगर आप झूठ नहीं बोलते तो आपके साथ ये सब नहीं होता। तभी वो नौकर उन तीनों से बोलता है, सर हम लेडी बॉस के लिए काम करते थे और उन्हें के अनुसार काम करेंगे। वो हमेशा दूसरों को बचाने के लिए खुद को आगे कर देती थी। और अगर अभी बॉस को आप में से किसी का नाम पता चलता तो वो आप लोगों को कुछ भी कर सकते थे, इसलिए मैंने झूठ बोला। मैंने इस मेंशन के लिए लेडी बॉस की पूजा देखी है, उनका प्यार देखा है। अब उनके जाने के बाद अगर बॉस पहले से भी खतरनाक हो जाएंगे तो क्या होगा सर? इतना बोलकर वो नौकर रोने लगता है। आरव उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे बोलता है, आज आपने हमारे लिए जो किया है उसके लिए थैंक यू। तभी डॉक्टर आ जाते हैं। वो जल्दी से उस सर्वेंट के हाथ को देखने लगते हैं। कुछ देर में वो उसका ट्रीटमेंट कर देते हैं। तभी वो सभी के परेशान चेहरे को देखते हुए बोलते हैं, गोली सिर्फ छू कर निकली है और कुछ नहीं। सभी एक चैन की सांस लेते हैं। डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। प्रीति और मिस्टी डरकर चुपचाप बैठी हुई थी। तभी आरव दोनों से बोलता है, तुम दोनों राजपूत हाउस चली जाओ, यहाँ पर तुम्हें डरकर ही रहना होगा। प्रीति आरव से बोलती है, आरव कैसी बातें कर रहे हो तुम? जब जिया यहाँ थी, खुशियाँ इस मेंशन में थी, तब हम सब साथ में थे। तो अब जब इस मेंशन की खुशियाँ चली गई है, इस पर दुख है, तो हम कैसे सभी को अकेला छोड़ सकते हैं? आरव बैठते हुए उन दोनों से बोलता है, मैं वही कह रहा हूँ जो तुम दोनों के लिए सही है। प्रीति और मिस्टी तुरंत मना कर देती है। वही दूसरी तरफ एक पुरानी वीरान फैक्ट्री जैसी जगह पर आहूजा उल्टा लटकाया गया था। उसके नीचे आग जल रही थी, जिसकी आंच उसके पूरे शरीर में लग रही थी। वो बार बार चिल्लाते हुए बोल रहा था, ए मुझे छोड़ दे। लेकिन वहां खड़े सभी आदमियों में से जैसे किसी को कोई आवाज ही नहीं आ रही थी। वो सभी शांत खड़े थे। तभी वहां जूतों की आवाज आती है। आहूजा अपना सर घुमाते हुए देखने की कोशिश करता है। तभी उसे ए का चेहरा दिखता है। वो डर जाता है क्योंकि आदित्य अपने हाथों में बंदूक लिए हुए वही आ रहा था। आहूजा डर जाता है। आदित्य आकर वही सामने रखी अपनी चेयर और बैठ जाता है और आहूजा जिस रस्सी में बंधा हुआ था वो रस्सी रोहन उसके हाथ में पकड़ा देता है। आदित्य उसे नीचे कर देता है। आहूजा का सर जलने लगता है, जिससे वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तो आदित्य वापस रस्सी खींच के उसे ऊपर कर लेता है, जिससे आहूजा डर से चिल्लाते हुए ए से बोलता है, ए मुझे छोड़ दे, मैंने तेरी बीवी को नहीं मारा है। तभी आदित्य उससे बोलता है, और मेरी डॉल को। ये सुनकर आहूजा चुप हो जाता है। तभी आदित्य रस्सी को अचानक से छोड़ देता है, जिससे आहूजा उस दहकती आग में मुंह के बल गिरने वाला होता है। ये देखकर वहां खड़े सभी अंदर से कांप जाते हैं। वही रोहन, वो ये सब देखकर भी अपने हाथों की मुट्ठियां बांधे खड़ा सब देखता रहता है। आहूजा अपनी जान लगाकर चिल्लाने लगता है। तभी आदित्य उस रस्सी का आखिरी सिरा अपने पैरों तले दबा देता है, जिससे आहूजा आग में गिरने से पहले ही रुक जाता है। वो ए के सामने गिड़गिड़ाते हुए हाथ जोड़कर बोलता है, ए प्लीज मुझे छोड़ दे, मैं उस बच्ची को नहीं मारना चाहता था। उसे तो मेरे आदमी ने पकड़ा हुआ था, लेकिन वो उसके हाथ पर काटकर जल्दी से तेरी बीवी के पास भाग गई।
जिससे वो गोली उसे लग गई, वरना मैं उसे नहीं मारना चाहता था, मैं मेरे बेटे की कसम खाता हूँ। तभी आदित्य हंसने लगता है। उसे हंसते हुए देखकर सभी शॉक्ड होकर उसे देखने लगते हैं। तभी आदित्य बंदूक से अपने माथे को सहलाते हुए बोलता है, फिर तो आज तेरा बेटा जरूर मरेगा, क्योंकि तूने उसकी झूठी कसम खाई है। मेरी वाइफ कहती है कभी झूठी कसम नहीं खानी चाहिए, बुरा होता है। तभी वो रोहन से बोलता है, रोहन इसके बेटे को लाओ, क्योंकि मैं इतना बेरहम नहीं हूँ कि आखिरी बार दोनों को एक दूसरे को देखने भी न दूं। रोहन ओके बॉस बोलकर वहां से चला जाता है। कुछ देर में रोहन वापस आता है तो उसके पीछे दो आदमी चल रहे थे। दोनों विक्रांत को घसीटते हुए ला रहे थे। आहूजा ये देखकर चिल्लाने लगता है, छोड़ दो मेरे बेटे को, एके मेरे बेटे को छोड़ दे। तभी आदित्य उसके पास आकर अपनी आंखें बंद करते हुए बोलता है, चीख और चीख, तेरी ये चीखें मुझे सुकून दे रही है, समझा तो। आहूजा जो पहले ही मौत के मुंह में टंगा हुआ था, वो फिर भी एके से बोलता है, एके प्लीज, चाहे मुझे मार दे लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दे। तभी आदित्य उससे बोलता है, जरूर तेरी ये विश मैं बिल्कुल पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि इतना बोलते ही एके विक्रांत को गोलियों से भून देता है। वो बिना रुके लगातार गोली चला रहा था, जिसे देखकर सभी लोगों की आंखें शॉक से खुली की खुली रह जाती है। वही आहूजा अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को मरते हुए देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगा था। ये देखकर आदित्य जोर जोर से किसी सनकी की तरह हंस रहा था। एपिसोड 150, आदित्य का बदलता बिहेवियर। इतनी गोलियां लगते ही विक्रांत एक ही बार में खून से लथपथ जमीन पर गिर जाता है। आदित्य ने उसे एक ही झटके में मार दिया था। आहूजा चिल्लाते हुए अपने बेटे को देखने लगता है। वही आदित्य जोर जोर से पागलों की तरह हंस रहा था। तभी वो आहूजा के पास आकर उसका चेहरा अपने हाथों से दबाते हुए बोलता है, अभी तुझे छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये को तूने आज देखा है, इसे अपने जहां में बिठा कुछ दिन तक। तब तक तेरा वो साथी भी तेरे पास आ जाएगा, फिर दोनों साथ में जलोगे। आदित्य की ये बात सुनकर रोहन उसे देखने लगता है। उसके मन में सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है। साथ ही वही आहूजा भी नफरत भरी नजरों से आदित्य को देख रहा था। आदित्य ऊपर देखता है, उसके आदमी आहूजा को वापस ऊपर खींच लेते हैं। उसके पैर ऐसे मोटे रिस्सों से बंधे थे कि उन्हें से खून आने लगा था, जो आहूजा को बहुत दर्द दे रहा था। तभी वो लोग आहूजा को ले जाकर एक अंधेरे कमरे में फेंक देते हैं। वही आदित्य विक्रांत की बॉडी के सामने बैठा उसे देखता रहता है। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन तभी रोहन खुद में हिम्मत जुटाते हुए बोलता है, बॉस, ऑफिस। आदित्य उसे देखता है और अपनी बंदूक अपनी जैकेट के अंदर करते हुए आकर कार में बैठकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। रोहन ड्राइविंग सीट पर बैठा उसे देख रहा था। तभी आदित्य उसे बोलता है, किसी और को भी मरते हुए देखना है क्या? रोहन तुरंत सॉरी बॉस बोलते हुए कार को ऑफिस की तरफ ले जाता है। वहां के सभी एम्प्लॉयज जैसे ही एके को अंदर आता हुआ देखते हैं, वो सभी साइड हट जाते हैं, क्योंकि आज एके अलग ही लग रहा था। उसे देखकर अब ऑफिस में पहले से ज्यादा डर फैल गया था। वो अपने केबिन में आता है तो उसके अंदर बने रूम में जाकर शावर लेता है और चेंज करके बाहर आता है। उसने कोट सूट पहन लिया था। वो आकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है। तभी दो लोग वहां आते हैं। दोनों ने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। आदित्य रोहन को देखता है तो रोहन केबिन का गेट अच्छे से लॉक कर देता है। तभी एके उनसे बोलता है, कुछ इन्फॉर्मेशन। तभी उन दोनों आदमियों में से एक आदमी एके से बोलता है, बॉस हमने ट्राई किया लेकिन वो कोई चांस नहीं ले रहा है, लेकिन होने वाली मीटिंग में उसे जरूर आना होगा, क्योंकि अंडरवर्ल्ड से जुड़े सभी को उसमें आना जरूरी है। अक उन दोनों से बोलता है, ठीक है तुम दोनों जाओ। वो दोनों आदित्य की बात सुनकर खड़े हो जाते हैं और उसके सामने सर झुकाते हुए वहां से निकल जाते हैं। नीचे सभी एम्प्लॉयज उन दोनों को जाता हुआ देख रहे थे, लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो एक दूसरे से भी कुछ पूछ सके। रात का समय। ऑफिस में रात ज्यादा हो चुकी थी तो रोहन बार बार आदित्य को देख रहा था, लेकिन तभी वो बोलता है, बॉस। आदित्य उसे अनसुना कर देता है, लेकिन तभी रोहन फिर से हिम्मत जुटाकर बोलता है, बॉस, रात बहुत हो चुकी है, घर चलिए।
रोहन के शब्द सुनते ही आदित्य की उंगलियां की बोर्ड पर रुक जाती है। वो रोहन को देखता है, तभी रोहन फिर से वही बोलने वाला होता है, लेकिन आदित्य अपनी आंखें बंद करके कुर्सी पर सिर टिका लेता है और अपनी उंगली के इशारे से रोहन को जाने को बोलता है। रोहन कुछ देर तक सामने बैठे आदित्य को देखता रहता है, फिर वहां से स्वर्ण मेंशन के लिए निकल जाता है। आदित्य आंखें खोलकर सामने रोहन को जाते हुए देखता है, फिर दोबारा से अपनी आंखें बंद कर लेता है। लेकिन कुछ देर बाद वो दोबारा से अपनी आंखें खोलता है और अपनी जेब से कुछ निकालता है। वो उसे अपने हाथ में लेकर देखने लगता है। वो वही नोट था जो आखिरी बार जिया ने उसके लिए लिखा था। आदित्य उसे पढ़ने लगता है। वो उस पेपर पर लिखे शब्द, आपकी प्यारी बीवी मिसेज जिया आदित्य कपूर, को टच कर रहा था। तभी वो पेपर वेट उठाकर ऑफिस से नीचे गुस्से से फेंक देता है। नीचे खड़ा ऑफिस का एक गार्ड ऊपर से गिरी हुई चीज उठाकर देखता है, फिर ऊपर देखते हुए उसे रख देता है। सुबह का समय, रोहन ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था, तभी आरव आकर उससे बोलता है, रोहन भाई रात में नहीं आए हैं क्या? रोहन न में सर हिला देता है। वो दोनों बाहर आते हैं, तभी प्रीति उन दोनों को नाश्ता करने के लिए बोलती है। दोनों नाश्ता करने लगते हैं, तभी रोहन बोलता है, बॉस के लिए लंच पैक कर देना, मैं ऑफिस ले जाऊंगा। वो मिस्टी से कुछ नहीं बोलता है। ये बात सब नोटिस करते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता है। प्रीति उसे लंच पैक करके दे देती है। रोहन थैंक्स बोलकर जाने लगता है, लेकिन तभी मिस्टी उसे आवाज देती है। रोहन की मुट्ठियां कस जाती है, लेकिन वो मुड़कर मिस्टी को देखता है तो मिस्टी उससे बोलती है, क्या मैंने कोई गलती की है? रोहन उससे कुछ नहीं बोलता है और ऑफिस जाने लगता है। तभी आरव भी उससे बोलता है, रुको रोहन, मैं भी चल रहा हूँ। वो दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में आरव एक बार रोहन से उसके और मिस्टी के बारे में पूछना चाहता है, लेकिन वो नहीं पूछता है। वो दोनों ऑफिस चले जाते हैं। मेंशन में मिस्टी शांति से बैठी हुई थी, तभी प्रीति उसके पास आती है। वो उसके कंधे पर हाथ रखती है तो मिस्टी उसे देखती है। वो प्रीति को देखते ही उसके गले लगकर रोने लगती है। प्रीति उसे शांत कराने लगती है, तभी मिस्टी उससे बोलती है, प्रीति यार, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया है यार, फिर रोहन ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है मेरे साथ? तभी प्रीति उसे चुप कराते हुए बोलती है, मिस्टी देख, अभी सब हालत पहले जैसे नहीं है इस घर को, और इस घर को संभालने वाली ही नहीं है, तो ये सब तो देखना ही था ना। और तू खुद सब समझने लायक है, फिर भी रो रही है, मत कर मिस्टी। मिस्टी प्रीति की बात सुनकर चुप होकर अपने आंसू पोंछते हुए बोलती है, शायद हाँ प्रीति, मैं ही गलत हूँ, मैं ही नहीं समझ रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, अब हम मिलकर इस सिचुएशन को संभालेंगे। प्रीति हाँ में सर हिला देती है। एक का ऑफिस। आदित्य अपने केबिन में बैठा काम कर रहा था, तभी वहां रोहन और आरव आते हैं। अंदर आते ही रोहन आदित्य के सामने टेबल पर लंच बॉक्स रखते हुए बोलता है, बॉस नाश्ता। आदित्य काम करते हुए ही लंच बॉक्स को देखता है, फिर रोहन को देखता है, तभी वो उससे बोलता है, तुम्हें किसने कहा था ये करने को? रोहन उसकी बात सुनकर सर झुकाकर खड़ा हो जाता है। तभी आरव बोलता है, वो भाई, मैंने कहा था कि ले चलते। उसने इतना ही कहा था। तभी आदित्य उन दोनों से बोलता है, सिर्फ उतना ही करो जो मैं करने को कहूँ, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, समझे दोनों? और इसे उठाओ, मैंने नाश्ता कर लिया है, ये तुम दोनों खा लेना। उसकी बात रोहन और आरव को बुरी तो लगती है, लेकिन दोनों कुछ नहीं बोलते हैं और चुपचाप लंच बॉक्स लेकर जाने लगते हैं। तभी आदित्य आरव से बोलता है, आरव तुरंत आदित्य के सामने आकर बोलता है, जी भाई। आदित्य उससे बोलता है, मैंने तुम्हें कुछ काम दिया था, पूरा हुआ? आरव तुरंत यस भाई बोलता है। तभी आदित्य उससे बोलता है, ठीक है, अब दूसरा काम सुनो, और रोहन तुम भी। रोहन भी तुरंत सीधे खड़ा हो जाता है। तभी आदित्य दोनों से बोलता है, पता लगाओ मिस्टर कपूर कहाँ है, और मुझे मेरी कंपनी में टाइम पास करने वाले लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, जो ऑफिस आकर ऑफिस में बाहर की बातें करे, उन्हें अभी निकालो यहाँ से। रोहन और आरव एक दूसरे का चेहरा देखते हैं, तभी वो दोनों आदित्य को देखकर बोलते हैं, ओके बॉस। तभी आदित्य उन दोनों को बिना देखे बोलता है, अब जाओ।
वो दोनों तुरंत वहां से बाहर आ जाते हैं। आरव को इस ऑफिस की ज्यादा बातें पता नहीं थी, तभी वो रोहन से बोलता है, रोहन चलो लिस्ट तो बनानी पड़ेगी ना। रोहन हम बोलकर उसके साथ नीचे आ जाता है। वो दोनों एक साथ बैठकर सारी सीसीटीवी फुटेज देखने लगते हैं। उसके बाद दोनों लिस्ट बनाते हैं। तभी आरव उससे बोलता है, रोहन ब्रो, लिस्ट ज्यादा बड़ी नहीं है। रोहन लिस्ट देखते हुए बोलता है, ठीक है, कुछ नाम हटा दो जो तुम्हें सही लगे हो। आरव ओके बोलकर अपना काम करने लगता है। तभी रोहन किसी को फोन लगाता है और उससे बोलता है, मैंने तुम्हें कुछ काम दिया है, उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन। तभी सामने से कुछ बोला जाता है जिसे सुनकर रोहन उससे बोलता है, ठीक है लेकिन जल्दी पता लगाओ। रोहन फोन कट करके आकर आरव से बोलता है, आरव चलो। तभी आरव उससे बोलता है, रोहन हम डैड दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं, मतलब मिस्टर कपूर का पता क्यों लगा रहे हैं। तभी रोहन आगे चलते हुए उससे बोलता है, शायद भाभी और लिटिल डॉल के असली मर्डर को हमने अभी सजा नहीं दी है। इतना बोलकर रोहन आगे चला जाता है। वहीं आरव ये सुनते ही रुक जाता है। वो ये सुनकर थोड़ा शर्मिंदा हो गया था, लेकिन तभी रोहन के बुलाने पर वो उसके साथ चला जाता है। शाम का समय, सभी एम्प्लॉय जाने को थे। तभी आरव और रोहन नीचे आते हैं। उन्हें देखकर सभी खड़े हो जाते हैं। तभी आरव वहां के मैनेजर को वो लिस्ट देते हुए बोलता है, इनके नाम अनाउंस कर दो, इन्हें कल से इस ऑफिस में आने की जरूरत नहीं है। आरव की बात सुनकर वो मैनेजर भी शॉक्ड हो जाता है। तभी रोहन उससे बोलता है, आरव सर तुम्हें कुछ बोल रहे हैं तो उसे अभी करोगे या इसमें तुम्हें तुम्हारा भी नाम चाहिए। रोहन की बात सुनकर वो मैनेजर डर जाता है। वो जल्दी से बोलता है, सॉरी सर। तभी वो उस लिस्ट को देखते हुए कुछ लोगों के नाम अनाउंस करता है। वो जिनके नाम ले रहा था वो सभी अपने अपने नाम सुनकर शॉक्ड हो जा रहे थे। वो लोग कुछ बोलते उससे पहले ही रोहन उनसे बोलता है, आप लोग अब अपने घरों की बातें और दूसरों से जुड़ी बातें अपने अपने घरों में बैठकर कर सकते हैं। और हाँ, अगर बॉस के बारे में जानने में इतनी ही दिलचस्पी है तो सर्च करो, पता करो, लेकिन इस कंपनी से बाहर जाकर। रोहन और आरव वहां से चले जाते हैं। वहीं वो सभी अभी भी शॉक्ड थे कि उन्हें इतनी बड़ी और अच्छी कंपनी से बाहर निकाल दिया गया है। तभी मैनेजर उन लोगों को देखते हुए बोलता है, मैंने आप सभी को पहले भी समझाया है कि यहाँ ये सब मई करिए, लेकिन नहीं। अब जाए, कल से आप लोग दूसरी कंपनी ढूंढिए। वो मैनेजर भी चला जाता है और वो सभी एम्प्लॉय अपने अपने हाथ में पकड़े पेपर्स देखते हुए वहां से निकल जाते हैं। रात का समय, रोहन और आरव आदित्य के केबिन में आते हैं। वो लगातार काम में लगा था। तभी आरव उससे बोलता है, भाई घर चलिए, रात हो चुकी है। तभी रोहन भी बोलता है, हाँ बॉस, आप कल से घर नहीं आए हैं, प्लीज घर चलिए। उन दोनों की बात सुनकर आदित्य अपना काम करते हुए बोलता है, तुम दोनों जाओ घर, और मुझे जब आना होगा मैं आ जाऊंगा, और वैसे भी मुझे वहां आने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो जाओ तुम दोनों। रोहन और आरव दोनों उदास से वही खड़े उसे देखते रहते हैं। तभी आदित्य उन दोनों से बोलता है, तुम्हें यही रुकना है क्या? रोहन और आरव वहां से चले जाते हैं। आदित्य बिना टाइम देखे अपना काम करने लगता है। कुछ देर बाद वो उठता है और अपनी सिगरेट जलाकर उसे पीते हुए बाहर देखने लगता है। स्वर्ण मेंशन। आरव और रोहन घर में आते हैं तो प्रीति दोनों के लिए खाना सर्व करते हुए बोलती है, जीजू अपने घर में क्यों नहीं आना चाहते हैं? आरव और रोहन एक दूसरे को देखते हैं। तभी रोहन बोलता है, मुझे भूख नहीं है तो मेरे लिए खाना मत सर्व करना। प्रीति और मिस्टी उसे देखती है तो आरव भी मना कर देता है। दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं। तभी मिस्टी और प्रीति आरव और रोहन के रूम में उनके लिए खाना लेकर जाती है। रोहन अपने रूम में चेयर पर शांति से बैठा था। तभी मिस्टी उसके लिए खाना लेकर आती है। रोहन उसे देखता है तो मिस्टी उसे आगे खाने की बाइट बढ़ाते हुए बोलती है, प्लीज कुछ खा लो। रोहन उससे बोलता है, मिस्टी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।